साउंड, कैमरा, एक्शन। एक निर्देशक जिसकी यात्रा शुरू हुई सन 2003 में फिल्म हासिल के जरिए। आंखें भी होती है दिल की जुबान। इसके बाद उन्होंने बनाई साहब, बीवी और गैंगस्टर। साल 2012 इरफान खान के अभिनय वाली फिल्म आई पान सिंह तोमर। लेकिन अब तक निर्देशक के साथ साथ वो अभिनय के मैदान में भी उतर चुके थे और उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बड़ा दिलचस्प किरदार निभाया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। फिर उन्होंने बनाई बुलेट राजा। बुलेट राजा, बुलेट राजा। हम बात कर रहे हैं युवा निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जाने माने निर्माता निर्देशक तिग्मांशु धूलिया। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। सुनिए पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जो निर्देशक हैं, लेखक हैं और अभिनेता भी हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को हासिल, पान सिंह तोमर, साहब, बीवी और गैंगस्टर जैसी हिट फिल्में दी हैं। इनकी फिल्मों के चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। तो आइए आज हम आपका परिचय करवाते हैं जाने माने निर्देशक और लेखक तिग्मांशु धूलिया से। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तिग्मांशु जी, सबसे पहले बताइए कि रेडियो की आपके जीवन में क्या जगह रही है? सुनते हैं रेडियो? हाँ, अभी तो शायद इतना नहीं सुन पाता, लेकिन वही कार में यहाँ वहाँ जाते वक्त। लेकिन बचपन में बहुत सुनते थे रेडियो और पार्टिसिपेट भी करते थे। संडे को बच्चों का प्रोग्राम होता था, मैं इलाहाबाद में, हाँ, वहाँ दीदी और भैया बोस थे शायद, तो वहाँ हम लोग जाते थे सुबह। वहाँ पे कुछ कविता बोलना है या कुछ चुटकुले सुनाना। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में जाने लगे जी। तो उस तरह का भी सब था। और रेडियो पे बहुत सारी यादें, बिना का गीत माला और हवा महल, जी। रात को जो ड्रामा आता था, और फिर न्यूज। और रेडियो का तो बहुत ही एक फैमिली मेंबर होता था रेडियो जी, घर के सदस्य की तरह। बिल्कुल। छाया गीत, जयमाला, ये सब जो पुराने प्रोग्राम्स है अभी भी प्रसारित किए जाते हैं। तो अब बात रेडियो की चली है आपके बचपन की, तो चलिए पहले हम बचपन के गलियारों में सैर कर लेते हैं। आपके बचपन के गलियारों में, इलाहाबाद का जिक्र किया, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद की गलियों में सैर करते हुए बताइए क्या यादें हैं वहाँ की, और पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए बताइए। जिंदगी का सारे उतार चढ़ाव मैंने उसी शहर में देखे हैं बिफोर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। यानी कि हार भी देखी है, जीत भी देखी है, समझदारी थोड़ी बहुत है, वो सब कुछ उसी शहर की वजह से है। फिल्मों की तरफ आकर्षण वो उसी शहर की देन है, लिटरेचर, हिस्ट्री की तरफ झुकाव। तो इलाहाबाद में तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ के पिक्चर हॉल, आज ही सुबह मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं इलाहाबाद में एक लक्ष्मी टॉकीज हुआ करता था यूनिवर्सिटी के पास कटरा में, उसके बारे में किसी ने, ललित जोशी जी हैं प्रोफेसर, रिटायर हो गए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, तो वही पढ़ते पढ़ते मैं आपके ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा हूँ अभी भी। जी। तो बहुत सारी यादें हैं इलाहाबाद के साथ। तो शाम हो जाएगी, 2 दिन बीत जाएंगे अगर मैं बोल रहा तो। हम जानना चाहेंगे आपके इलाहाबाद की यादों को, खंगालना चाहेंगे, लेकिन पहले हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर कार्यक्रम के बीच बीच में इलाहाबाद की यादें भी ताजा करते रहेंगे। कौन सा गाना आपकी पसंद का? हासिल का मेरी फिल्म का गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, जतिन ललित जी का म्यूजिक था उसमें। जी, अभिजीत जी। सुनते हैं वही गाना। आंखें भी होती है दिल की जुबान। आंखें भी होती है दिल की जुबान। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। आंखें भी होती है दिल की जुबान।
खामोशी भी तो प्यार में रखती बहुत ही असर है। कब इश्क हो जाए यहाँ, दिल को कहाँ ये खबर है। दो दिल के ये सिलसिले छुप सके हैं कहाँ। आँखें भी होती है दिल की जुबान, आँखें भी होती है दिल की जुबान। जब आँखों में बढ़ने लगे बेकरारी, शबनम को भी छूने से जब महसूस हो चिंगारी, तो ऐसा क्यों लगता है एक है ज़मीं आसमां। आँखें भी होती है दिल की जुबान, आँखें भी होती है दिल की जुबान। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। तिग्मांशु जी, ये गाना हमने सुनवाया और हासिल फिल्म आपने ही बनाई है, तो हम हासिल फिल्म का ही जिक्र करते हैं। हासिल फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया और इलाहाबाद का पूरा परिदृश्य उसमें नजर आता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम सब जिन्होंने इलाहाबाद से पढ़ाई की है तो हम सब देखते हैं। ये फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया और इसके बारे में कुछ बताइए हमें। आइडिया तो ऐसा है कि ये जो कहानी थी हासिल की मतलब एक बेसिकली है तो लव स्टोरी और बैकड्रॉप उसका एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स और छात्र राजनीति वो है। तो वो कहानी लव स्टोरी की, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और फिर कोई एक बहुत बड़ा वहां का बाहुबली आके लड़की को उसकी जिंदगी से ले जाता। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था किसी और शहर में। तो वो बताता था कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और फिर ऐसा ऐसा हो गया। मुझे लगता है इसमें कहानी है, एक कहानी है। अगर लड़के को आर्टिस्ट बना दिया जाए, थिएटर से उसका लगाव है और मासूम प्यार एक छोटे शहर का और एक गैंगस्टर स्टूडेंट लीडर। तो मुझको लगा, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो सक्रिय भी था, थोड़ा राजनीति में भी, थोड़ा कल्चरल एक्टिविज्म, थिएटर करता था, ये सब करता था और बहुत इंटरेस्टिंग माहौल था वहाँ का। तो मुझको लगा कि मुझको इस बैकड्रॉप पे ये लव स्टोरी कहनी चाहिए। और क्योंकि मैं उस माहौल से परिचित था तो मैं उसे इलाहाबाद में ही शूटिंग करते हैं, इसीलिए मैंने पहली फिल्म अपनी वहां बनाई। शूटिंग से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताएंगे हमारे श्रोताओं को। एक तो आपका शहर, वहां पर फिल्म बना रहे हैं, वो तमाम लोग आपके चाहने वाले, आपके दोस्त मित्र, क्या यादें हैं? असल में हुआ ये कि जब मैं अपनी हासिल की बहुत ही एक्साइटेड बच्चे की तरह अपने शहर पहुंचा कि मैं बनाऊंगा यहाँ फिल्म, और मेरे कहने पे प्रोड्यूसर रेडी भी हो गए थे। इलाहाबाद ऐसा शहर भी नहीं था जहाँ पे रेगुलर फिल्म की शूटिंग हो, अब तो काफी होने लगी है, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था। और तब तक मुझको भी कोई नहीं जानता था, मैं तिग्मांशु धूलिया हुआ नहीं था तब। बिल्कुल। और वो ऐसा टाइम था जब आपके जो बचपन के दोस्त यार थे वो सब इलाहाबाद छोड़ के कहीं कोई नौकरी कर रहा था, कहीं कोई कहीं चला गया था। तो पहले तो मैंने शूटिंग कुंभ मेले में की, 2001 जो 2000 में आया था। तो क्योंकि मैंने अपना क्लाइमैक्स सोच लिया था कि मैं इसको कुंभ मेले में करूंगा, कुंभ मेला
जा रहा था, मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं था, किसी तरह दोस्तों से पैसे वैसे जुटाए, इरफान, जिमी, इंसान, रिशिता, सबको लेके गया मैं वहाँ, बड़े बड़े शॉट्स ले लिए। उसके बाद वो शॉट्स देख करके मुझको प्रोड्यूसर मिला। मैं तैयार हो गया इलाहाबाद लाने के लिए। अब हुआ ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी में था, मैंने ये तो पूरी परमिशन ले रखी थी वाइस चांसलर से, सबसे। उन्होंने 1-2 प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट कर दिया था कि ड्यूरिंग शूटिंग वो देखते रहे कोई चीजें टूटे ना, ये सब। तो पहले दिन मैंने वही साइंस फैकल्टी में, विजयनगरम हॉल जो है हमारा, वहां पे किया। अब क्या है कि फिल्म में राम भी होता है, रावण भी होता है। जी बिल्कुल। तो पहले दिन मैंने रावण के साथ कर ली शूटिंग में, जो विलन था पिक्चर का, आशुतोष राणा। उसको देख के इलाहाबाद के कुछ लोग उखड़ गए। और दूसरे दिन जब मैं शूटिंग करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी में, एकदम इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने जो गेट है वहां पहुंचा, अपना पूरा यूनिट लेकर, गाड़ियां और ट्रक और जनरेटर और सब, वहां पे पुलिस खड़ी थी। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, और मुझे रोक दिया गया। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शूटिंग नहीं कर पाया। लेकिन फिर यही था कि मैं भी इलाहाबादी था, जो लोग रोक रहे थे वो भी इलाहाबादी थे। 2 तरह के इलाहाबादियों के बीच में टसल हुई और मैं जीत गया। मैं छुप के इधर उधर जा करके, उनको मालूम नहीं था कि कैमरा होता क्या, मैं सामने हॉस्टल में चला गया, वहां से वाइट शॉट ले लेता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईसीसी में गया, भाग भाग के शूटिंग की। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में परमिशन दी, वहां किया। तो मैंने कर दिखा दिया इलाहाबाद, और कर दी अपनी शूटिंग। और मैं बहुत मुश्किलों से गुजरा था उस वक्त। और ये हासिल बनी तो बहुत कुछ हासिल हुआ आपको, नाम, शोहरत, और आपका नाम काफी महत्वपूर्ण फिल्म साबित मतलब जो भी मैं हूँ उस वक्त, वो मुझे हासिल से ही हासिल हुआ है। जी जी। तो अब कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? अगर कोई मुझसे पूछता है कि हिंदी फिल्म का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे पास जवाब है उसका। मुझको लगता है सबसे अच्छा हिंदी फिल्म का गाना जो है वो परख फिल्म का सलिलदा का म्यूजिक, ओ सजना बरखा बहार है। उससे ज्यादा मीठा गाना दूसरा नहीं है। क्या बात है। तो सुनते हैं जी बिल्कुल ये गाना। प्यासे प्यासे मेरे
जिमी शेरगिल इसमें हीरो थे फिल्म हासिल में जी, और आगे भी आपकी फिल्मों में रहे हैं, साहबीबी और गैंगस्टर में। जी। तो जिमी शेरगिल के बारे में कुछ बताएंगे उनकी शूटिंग से? जिमी को मैं वैसे पहले से जानता नहीं था। हमारे दोस्त हैं शाद अली, जिन्होंने बंटी बबली और ये सब फिल्में बनाई हैं, वो मेरा दोस्त है, तो वो जानता था जिमी को। और एक दो और दोस्त थे, समीर शर्मा, वो जिमी को जानते थे बिकॉज जिमी मोहब्बतें कर रहा था, शुरू हो चुकी थी। ये था कि आदि चोपड़ा की नेक्स्ट फिल्म में जिमी है। मुझे जिमी देखने में एकदम करेक्ट लगता था, माचिस में देख चुका था। तो मुझे लड़का ऐसा ही चाहिए था कि मतलब कोई किसी के घर में उसको लेके जाए कि माँ बोले कि अच्छा लड़का, संस्कारी है, देखने में एकदम संस्कारी गुड बॉय लगता था जिमी। आज भी लगता है वैसा ही। तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस वही था, इसलिए जिमी। और जिमी का ये है कि जिमी है तो वैसे शेरगिल सरदार है, पंजाब का है, जी, जी। लेकिन उसकी स्कूलिंग आई थिंक पैदाइश गोरखपुर और लखनऊ में तो पढ़ा है। तो अपनी अवधि या जो लोकल लैंग्वेज इलाहाबाद की जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, जिस तरह से मैं वो उसकी बहुत साफ है, क्योंकि लखनऊ से गोरखपुर से उसका और एक्सेंट भी काफी इलाहाबाद का उन्होंने बिल्कुल पकड़ा, बिल्कुल इलाहाबादी स्टाइल में, जो लास्ट के अक्षर को खा जाना वो भी दिखाई पड़ता है। अब एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म पर आते हैं। हासिल भी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म रही। वो एक फिल्म है पान सिंह तोमर, राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत है ये फिल्म, और इरफान को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, इरफान खान को। तो पान सिंह तोमर के बारे में बताइए, कहाँ से इसका आइडिया आया, इस फिल्म की संरचना कैसे हुई? आइडिया तो नहीं था, बिकॉज ये सच्ची कहानी है, तो इट वाज नॉट एन आइडिया। जब मैं शेखर कपूर साहब का असिस्टेंट था बैंडेड क्वीन में, तो बैंडेड क्वीन की जब हम रिसर्च कर रहे थे, और बैंडेड क्वीन दिल्ली से बनी थी, बॉम्बे की फिल्म नहीं थी। हम लोग दिल्ली में रहते थे, शेखर जी को बॉम्बे से बुलाया गया था टू डायरेक्ट दैट पिक्चर। तो उसका प्रोडक्शन ऑफिस दिल्ली था, तब तक मैं बॉम्बे आया भी नहीं था। तो रिसर्च करते वक्त कि डाकू लोग में आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, जो भी तमाम चीजें उस वक्त मिल सकती थी, ये 90-20 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस वक्त एक संडे करके एक मैगजीन आती थी, जैसे आजकल इंडिया टुडे आउटलुक आती है, वैसे आनंद बाजार पत्रिका की एक संडे थी, हिंदी में भी रविवार के नाम से आती थी। तो उसका एक इशू था जिसमें फूलन देवी का सरेंडर था, और कवर पे फूलन देवी थी ऐसे करके, और उसमें ये एक पेज का आर्टिकल था। अच्छा। कि एक एथलीट था, स्टीपल चेज रनर, नेशनल चैंपियन, और फौजी था, और फिर वो बाद में बागई बन गया। तब भी मुझको लगा इस पे तो बहुत बढ़िया एक फिल्म का मटेरियल है, लेकिन वो फिल्म मैं बना नहीं पाया। नॉट एज माय फर्स्ट फिल्म। मेरा तभी से था कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। कई सालों तक वो संडे मैगजीन जो मेरे कभी घर शिफ्ट करते हुए खो जाती थी, मैंने 2-3 बार वहां के आर्काइव से मंगाई वो, क्योंकि मैं कहता था ये कहानी है। उस वक्त हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं था रिसर्च का फिल्मों में, सब कहते थे लिख दो कहानी कुछ। मैंने कहा ये रियल लाइफ में है, ऐसे कैसे लिख दूं, मुझको थोड़ी रिसर्च चाहिए, और उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं खुद जाके करूं। तो मैं कहता था आप मेरी रिसर्च फंड कर दीजिए, मैं स्क्रिप्ट लिखता। नोबडी वाज रेडी एट दैट टाइम। बाद में कॉर्पोरेट जब आए यहाँ पे और उनका एक सिस्टम बना, तब यूटीवी ने बोला कि ठीक है हम आपकी रिसर्च फंड करते हैं, वी लाइक दिस कॉन्सेप्ट। तो संजय चौहान मेरे साथ में राइटर थे, हमारे बीच नहीं है आज, और हम दोनों फिर गए, रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, उनको अच्छी आई, तो फिर ये फिल्म बनी। तो इसमें आपने भी लिखा है, संजय चौहान, दोनों ने मिलकर लिखी है ये फिल्म। तो दोनों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन, संजय चौहान आपके मित्र भी रहे, तो उनके रिश्ते के बारे में बताइए, कैसे मित्रता रही है आपके, उनसे जुड़ी हुई कोई खास याद और लिखने से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए संजय को तो मैं मुंबई आके ही मिला पहले, और मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए क्योंकि एक आपकी लाइक्स डिसलाइक्स थोड़ा मैच कर जाती है ना, जब आप मुझे क्या पसंद है आपको क्या पसंद है। संजय का जेएनयू का बैकग्राउंड रहा है, हिंदी लिटरेचर में विजय दांतेथक जी पे उनकी रिसर्च है, तो विजय दांतेथक को मैंने भी बहुत पढ़ा है, मैंने उनकी 2 कहानियों पे शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से मिल गया। अच्छा विजय जी की कहानियां ये फिर वो भी लिखते थे, मैं भी लिखता था फिल्म, उस तरह से दोस्ती बढ़ी। और क्योंकि मध्य प्रदेश का ही है संजय, तो मुझको लगा कि उस मिट्टी को ये बेटर समझेगा। मैं तो बैंडेड क्वीन कर चुका था उस इलाके में, तो मैं तो बहुत वक्त गुजारा था चंबल में, और उस लैंग्वेज के बैंडेड क्वीन के बहुत सारे डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे थे, ऑन द स्पॉट शेखर जी चेंज करते थे, तो मुझको सेंस था। तो मैं भी जानता था, मुझको एक साथी भी मिल गया जो भी उस जमीन को अच्छी तरह से जानता था, फिर उस तरह से कोलैबोरेट किया हम दोनों ने। और वो कहते हैं बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत। उनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहते हैं? मतलब रिसर्च के टाइम तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिल रहा था पान सिंह के बारे में, हम लोग पुराने डकैतों से भी मिले, लेकिन कोई पान सिंह के बारे में बता ही नहीं पा रहा था ज्यादा कुछ। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई कि हम लोग भिंड में या कहीं थे, तो मोहर सिंह एक सरेंडर डाकू हैं जी, मोहर सिंह माधव सिंह 2 लोग थे, उन पे पिक्चर ही बनी थी, दोनों ने एक्टिंग भी की थी। इस वक्त कोई बचे खुचे जो पुराने डकैत हैं वो फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, तो उनसे मिले, तो जानता तो था वो सूबेदार पान सिंह के बारे में, लेकिन इंसिडेंट या ज्यादा कुछ पता
पता नहीं चल रहा था। तो बड़े मुश्किल से उन्होंने मीटिंग की थी वहां के सर्किट हाउस में, चाय वाय मंगाई, बड़े निराश हो गए, कुछ मिला नहीं। तो वहां के सर्किट हाउस के चौकीदार ने बोला कि देखिए यहाँ के पास में एक गांव है, उस गांव का जो सरपंच है उसने पुलिस के साथ मुखबिर की थी, पान सिंह को उसी ने वो करवाया था, उससे मिलिए। तो वहां से हमको लीड मिली, कुछ तो मिला। फिर हम लोग वहां गए तो वो आदमी भाग गया हम लोग को सुन के। तो वहां के कुछ लोगों ने कुछ बताया, फिर हम पान सिंह के गांव, फिर हम लोग निराश होकर दिल्ली पहुंच गए थे, बाय रोड ही गए थे, दिल्ली से फ्लाइट लेके फिर बॉम्बे आना था। उसी वक्त फोन आया कि पान सिंह का बेटा और वाइफ मिलने के लिए रेडी है। फिर वापस मतलब फिर गाड़ी घुमाई, फिर झांसी पहुंचे। तो इस तरह की चीजें बहुत। और रास्ते में फिर आप जानती हैं एक ट्रैवल होता है, ढाबे होते हैं, ढाबे पे खाना खाना होता है। तो इतनी सारी यादें हैं कि मेरे पास ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ हम दोनों के मेरे जो उसको मैं, लेकिन भी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरी। पर काफी खतरनाक भी लगता रहा होगा चंबल की घाटियां, और जो फिल्मों में दिखाई पड़ता है बीहड़ जंगल, निचाट धूप है और बिल्कुल कहीं कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपको खतरा नहीं लगा? किस तरह की चुनौतियां थी? मुझे तो चंबल एरिया बहुत खूबसूरत लगता है, लोगों को लगता है वो भया हुआ, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल। उससे ज्यादा क्लीन रिवर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है चंबल जो नदी है, बहुत ही साफ नदी है। हम तो वहीं का पानी भी पीते थे। मुझे तो बहुत खूबसूरत जगह, मुझे तो कभी नहीं डर लगा चंबल नदी में आपका खूब बैठना। तो बताइए, अब कोई गाना सुनवाए यहाँ पर? जी जरूर सुनाइए। मेरा एक और मुझे पसंदीदा गाना है, पर्सनल फेवरेट है, तेरे मेरे सपने का, मैंने कसम ली। सुनते हैं ये गाना। जी मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली। मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली। तुझे होके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा,
जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। तिग्मांशु जी, हमने ये गाना अपने श्रोताओं को सुनवाया और बड़ी अच्छी और जानकारी वाली बातें आप बता रहे थे। पान सिंह तोमर के बारे में हमारी जिज्ञासा होती है कि बागी, वहां पर कुछ ये भी शब्द है, बार बार वो पत्रकार आता है, इंटरव्यू लेता है पान सिंह तोमर का इरफान से, तो इरफान को बोलता है डाकू कब से हुए। हम हंसते भी हैं, वहां पर एक बहुत ही गंभीर बात है लेकिन हंसी भी आती है, गुदगुदाती भी है बात। वो बार बार कहते हैं डाकू नहीं बागी, डाकू नहीं बागी। तो ये जो परिदृश्य रचा है आपने, इरफान खान बड़े ही उम्दा कलाकार। इरफान खान आपकी कई फिल्मों में रहे हैं, इसके बारे में बताइए, उनसे आपके कैसे रिश्ते रहे हैं? इरफान खान से जुड़ी हुई कुछ बात बताइए। इरफान को मैं मिला था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मुझसे 2 साल सीनियर थे, और जिस 1986 में जिस साल मैं ड्रामा स्कूल गया तो 3 साल का होता है ड्रामा स्कूल। इरफान 3rd ईयर में गया था और 2nd ईयर था नहीं, 0 सेशन था, तो 2nd ईयर कोई बच्चा नहीं था, तो सिर्फ 1st ईयर और 3rd ईयर थे। तो एक तो कम लोग स्टूडेंट्स होने की वजह से आपके एक दूसरे बैच के साथ थोड़ा ज्यादा रिश्ते और गहरे हो गए क्योंकि कम लोग थे। और बस इरफान तब भी बहुत ही अलूफ किस्म का व्यक्ति था। उसके एक ही दो दोस्त थे, उसकी वाइफ अभी जो शुतबा है, तब भी साथ दोनों बैचमेट्स थे। एक सुनील पोखरियाल, एक नेपाल का स्टूडेंट था, वो ये 3 लोग हमेशा रहते थे। बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का था। हॉस्टल में भी उसका कमरा एक सबसे पीछे वाला एक रूम, वहीं पे रहता था, वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था जी। तो फिर उनका एक प्ले हुआ, राम गोपाल बजाज हमारे यहाँ के बहुत बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया था, मैक्सिम गोर्की का प्ले था लोअर डेप्थ्स, और वो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था। और उसमें इरफान को जो मैंने देखा तो मेरी उसका जो लाइकिंग या अटैचमेंट या रिस्पेक्ट, रेवरेंस, कुछ भी कह लीजिए आप, उसके अंदर का मैंने आर्टिस्ट पहले मुझे पसंद आया, और एज एन आर्टिस्ट ही मुझको पसंद आता रहा। उसके फिर डिप्लोमा प्रोडक्शन देखे, मुझे बहुत अच्छा एक्टर लगता था वो, जबकि उसी क्लास में कोई दूसरा एक्टर था जिसको अच्छा माना जाता था, लेकिन मुझे इरफान ही अच्छा लगता था सबसे ज्यादा। मतलब आप स्टेज पे वो रहता था, आप उसका आंख नहीं हटा सकते थे, इतनी अट्रैक्टिव प्रेजेंस होती थी उसकी। और फिर धीरे धीरे इंसान को जानने लगे, और फिर वो एक दोस्ती सी हो गई। फिर वो जल्दी तो पास आउट भी कर गए क्योंकि 3rd ईयर में थे। फिर एक और प्ले इरफान का मैंने देखा था, लाल घास पे नीले घोड़े, रशियन प्ले था लेनिन के ऊपर, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था उदय प्रकाश जी ने, बहुत अच्छा, जिसका नाम था लाल घास पे नीले घोड़े। ब्रिलियंट प्रोडक्शन था, प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था, और इरफान उसमें लेनिन करता था। जबकि फिर था कि मैं लेनिन जैसा दिखता नहीं हूँ, लेकिन लेनिन मेरे दिमाग में है, अपीयरेंस नहीं है उसकी लेनिन जैसी, रिजेम्बलेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन कितना ब्रिलियंट, तो वहां पे उसका क्राफ्ट दिखाई दिया। तो एक म्यूचुअल एडमिरेशन था एक दूसरे के लिए। और फिर बाद में मैं बॉम्बे आया तो मिलना जुलना ये वो, रोज का फिर मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था वो। जी जी, हम सब मिस करते हैं इरफान खान की एक्टिंग को। वो भी विविध भारती में आ चुके हैं, और हमने देखा कि जैसे वो पर्दे पर दिखाई देते हैं वैसे ही निजी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब लगा ही नहीं कहीं कि वो एक्टिंग करते हैं। तो आप उनकी कौन सी बात मिस करते हैं? एक बात तो नहीं है, क्योंकि मेरा वो दोस्त था, हमारा आपके एक फिल्मी जुड़ाव नहीं है निजी तौर पर। हाँ, हम लोग घूमते भी जाते थे साथ में, हम फैमिलीज भी एक दूसरे से आज भी बहुत अच्छे हैं। हम सबके बच्चे ऑलमोस्ट एक ही साथ पैदा हुए, एक आध मतलब 1 महीने 1.5 महीने के, जो भी 3-4 दोस्त हैं हम लोग। तो इरफान तो सारी बीवियां प्रेग्नेंट थी, सबको गाड़ी में उठाकर घुमाता रहे, यही काम था, क्योंकि उसी के पास कार थी तब। तो वो उसकी वाइफ को, मेरी वाइफ को, 1-2 और दोस्त हैं, सबकी सब अपना मोटा पेट लिए इधर उधर खाने का शौक है सब। तो हमारा रिश्ता उस किस्म का था। तो मेरे लिए सिर्फ एक पान सिंह तोमर में जो दिख रहा है, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं, सचमुच खाने के शौकीन थे या पर्दे पर? हाँ, नहीं, खाने का शौकीन था, बहुत नहीं खाता था, लेकिन शौक था उसको अच्छा खाना का। तो यहाँ पर इरफान खान को याद करते हुए कोई गाना सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ, इरफान को एक गाना बहुत पसंद था और वो कभी कभी गुनगुनाता था, तो यही उसके बचपन का कुछ जुड़ाव है उस गाने को लेकर। तो मेरा नहीं है, ये इरफान का गाना है। वो चंदन सा बदन चंचल चितवन जो गाना है ना, वो उसको बहुत पसंद था, गुनगुनाता रहता था इस गाने को। तो इस बार इरफान के नाम पे ये गाना सुना दीजिए। क्या बात है। धीरे
इरफान खान की यादों को समर्पित था ये गाना, एक तरह से ये हम कहना चाहते हैं। अब हम थोड़ा और पीछे की ओर लौटते हैं। तिग्मांशु जी, बैंडिट क्वीन का जिक्र भी किया, उसके बारे में बताइए। ऐसा कहा जाता है और हम जानते भी हैं कि कास्टिंग भी आपने की थी बैंडिट क्वीन में जी, तो उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। बैंडिट क्वीन क्या था कि इंडिया का प्रोडक्शन नहीं था, वो लंदन चैनल 4 का प्रोडक्शन था, उनके ही पैसे लगे हुए थे, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, तो इट वाज नॉट एन इंडियन फिल्म। बाद में एबीसीएल ने उसको इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीदा जब रिलीज हुई यहाँ पे, और तुरंत ही बैन लग गया उस पे। तो और फॉरेन प्रोडक्शन का थोड़ा डिसिप्लिन फर्क होता है। कास्टिंग डायरेक्टर का कोई सीन नहीं था तब यहाँ पे, तो उसमें था उनको चाहिए था, वहां पे होता है कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं क्योंकि एक्टरों को जानता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का खुद पास आउट था, इससे पहले मैं एक और चैनल 4 की पिक्चर अरुंधति रॉय प्रदीप किशन के साथ कर चुका था, जहाँ पे मैंने कास्टिंग ही की थी। तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज माई जॉब। तो फिर मैंने जो भी मेरे दोस्त यार थे, निर्मल मेरा बैचमेट ही था, और सीमा को मिलाया, मनोज को मिलाया, वाजपेयी को, सबको। तो शेखर जी बॉम्बे से आए थे तो अपना एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे। उन देखिए आर्टिस्ट की ग्रेटनेस होती है, उन्होंने फट से अपने आप को अडेप्ट किया, वो कुछ और सोच के आए थे। लेकिन जब उन्होंने ये चेहरे में उनको अपनी, मेरे पास स्कूटर होती थी हरी सी वेस्पा, उसमें शेखर जी को बैठा के, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ऑफिस होता था, वहां से मैं मंडी हाउस, गाड़ी वो बेचारे बैठे रहते स्कूटर में, जाए घुमाते घुमाते मंडी हाउस। तो सीमा का एक प्ले चल रहा था खूबसूरत बहू रेपेटरी कंपनी में, तो मैंने उनको वो दिखाया, तो सीमा अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी से मिलाया, और निर्मल था नहीं, तो विक्रम मल्ला की कास्टिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कैसा चाहिए आपको विक्रम मल्ला? तो उन्होंने कहा कि टिचू ऐसा चाहिए कि स्क्रीन पे आते ही लोगों को लगे यार ये तो मर जाएगा, इसको लगी गोली, ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, लंबा फेस हो, बड़े लंबे बाल हो। मैंने कहा सर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है निर्मल पांडे, मेरा बैचमेट है, लेकिन इस वक्त वो इंग्लैंड गया है, वहां पे शोज कर रहा है, थिएटर कर रहा है। और तब तो तस्वीरें ऐसी होती नहीं थी, मोबाइल फोन तो था नहीं, स्कूल में थे हम लोग, फोटोग्राफ भी एक आध ऐसी को क्ले की फोटोग्राफ से मेकअप रहता, समझ में नहीं आता। तो मैंने उनको एक फोटोग्राफ दिखाई, जैसे मैं और निर्मल सुबह सुबह उठे हॉस्टल के बाहर, कंधे पे हाथ रख के, बड़े बड़े बाल, मतलब दाढ़ी बड़ी हल्की सी। मैंने कहा सर ये फोटोग्राफ इसमें है, तो उन्होंने कहा लग तो रहा है। जी। तो निर्मल को बुलाया गया फिर इंग्लैंड से, फिर ऐसे कास्ट हुआ। तो इसी तरह से बहुत मैंने ग्वालियर से कास्टिंग की, जबलपुर से की कास्टिंग। उसके बाद जब बैंडिट क्वीन रिलीज हुई, आपको शायद पता नहीं होगा, मंडी हाउस जो है दिल्ली का, जहाँ पे दूरदर्शन है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सारे ऑडिटोरियम सब, कमानी, श्रीराम सेंटर सब है, दैट यूज्ड टू बी बजिंग विद एक्टिविटी। मतलब एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चाय पी रही है, कहीं रिहर्सल चल रही है, मंडी हाउस खाली हो गया, सब बॉम्बे आ गए बैंडिट क्वीन के बाद, और एकदम मंडी हाउस खाली हो गया। फिर नई पौध आई, फिर वो लोग होंगे अभी, लेकिन उस वक्त बैंडिट क्वीन ने तो पूरा दिल्ली, और जहां छोटे रोल भी कहीं कहीं लोगों ने किए, सब बॉम्बे आ गए। और सडनली बॉम्बे में एक फेस बदल गया, नए गुड एक्टर्स जो आए, पहली खेप आई, वो बैंडिट क्वीन की खेप थी। क्या बात है। और उसमें आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो बात चल रही है एनएसडी की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? मतलब एनएसडी में कौन लोग मिले, कौन से कलाकार आपको मिले? आपने जिक्र भी किया, तो उनके नाम श्रोताओं को बताइए कि कैसे रिश्ते उनसे रहे, और उनके साथ आपने क्या कुछ शुरुआत की, सीखा, और जो सीखने का समय था वो। ड्रामा स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं मतलब एज ए फिल्म डायरेक्टर भी जो क्राफ्ट है वो भी मैंने ड्रामा स्कूल की वजह से सीखा। देखिए मेरा फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ थिएटर इंस्टीट्यूट से हूँ। और हालांकि ये बहुत गलत हुआ कि सरकार ने मुझको स्कॉलरशिप दी, थिएटर पढ़ाया, और मैंने थिएटर नहीं किया, मैंने फिल्में की, तो शर्मिंदा हूँ इस बात को लेके। लेकिन एक्टर्स को संभालना, एक्टर्स को डायरेक्ट करना, ये थिएटर की सेंस ऑफ ब्लॉकिंग, शॉट में कौन किधर से एंट्री करेगा, कौन जाके कुर्सी पे बैठेगा, फिर पैन होके कैमरा उधर से, ये जो ब्लॉक करते हैं आप अपने एक्टर्स को, वो थिएटर करने की वजह से सीखा मैंने। बिल्कुल। कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भंवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो, कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भंवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो,
कहा है सुन जरा, बारिश की पहली बूंदे तुम, सूरज की पहली किरणें तुम, और मेरा पहला पहला प्यार तुम। ना 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 ना, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। कुछ ऐसा चाहा हम बनाए जहाँ पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहां हम बनाए जहां पहला हो हर वो नजारा। पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भंवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो। ना ना ना, हे कुछ ऐसा जहां हम बनाए जहां पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहां हम बनाए जहां पहला हो हर वो नजारा। पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भंवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो। तो जो थिएटर किए हैं आपने, कुछ नाटक भी किए हैं। हाँ जी, बहुत नाटक किए। उन नाटकों का जिक्र करेंगे? इलाहाबाद से ही शुरू हुई, स्कूल में करते थे, उसको अब नाटक नहीं कहेंगे, जैसे सब होता बच्चों का। उसके बाद लेकिन जब मैं 11th क्लास में आ गया तब मैं थोड़ा सीरियस हुआ। सीरियस यानी कि वैसे बस सीरियस नहीं हुआ, लेकिन तब मैंने थोड़ा सा सीरियस लोगों के साथ नाटक करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में एक था कैंपस थिएटर, सचिन तिवारी उसके डायरेक्टर थे, और पहला प्ले मैंने किया उनके साथ, अंग्रेजी में था, उसका नाम था इफ शेक्सपियर वाज अ गन। और निखत काज़मी, अगर आपको याद हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्म रिव्यूअर थी, इलाहाबाद की थी, वो उनके हस्बैंड फरीद काज़मी दोनों ही हमारे बीच नहीं है, तो वो निखत ने लिखा हुआ था प्ले, वो मेरा पहला सीरियस प्ले था। तो उसके बाद इलाहाबाद में बहुत सारे नाटक सचिन दा के साथ किए। और अगर आपको बाबा करंत, जो कि भारत भवन में रंगमंडल चलाते थे, बहुत बड़ा नाम थिएटर में, मतलब उनसे बड़ा नाम मुझे नहीं लगता कोई दूसरा होगा। तो उनके साथ सचिन दा के एक कोलैबोरेशन था। तो कभी कभी रंगमंडल वाले भोपाल से आते थे, तो हमको समझ आता कि यार रियल अच्छा थिएटर हो क्या रहा है। एक्सपोजर मिला, जिसने मुझे इंस्टिगेट किया कि यार तुम जाओ NSD। तो मैं गया NSD देखने कि NSD होता क्या है। और तब इरफान का बैच सेकेंड ईयर में था, और वो लोग प्ले कर रहे थे फ्यूजियामा। तो NSD में एक दो लोग थे जो मैं इनको जानता था पहले, तो उन्होंने कहा आजा प्ले देख ले, समझ लेके आया। तो मैं देखा प्ले, पहली बार इस तरह से इंटीमेट थिएटर देखा कि हम यहाँ बैठे, एक्टर 3 फुट की दूरी पे है हमसे। तो पहली बार इस तरह का देखा, बहुत अच्छा प्ले था। और फिर मैंने देखा कि शो के बाद, मतलब 9 बजे शो खत्म हुआ होगा, हमारे तो रात हो जाती है 9 बजे, वो लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। मैंने कहा यही आना है, यही जगह है मेरे लिए, जहाँ भी इस तरह का फ्रीडम है, कोई बुला नहीं रहा, घर कब पहुंच रहे हो, और देखो किस तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सीरियस में प्ले हुआ है, और कल क्या होगा, और सब आर्ट एंड कल्चर की बातें हो रही हैं, चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। मैंने कहा यही आना है। जी जी। तो उस फ्रीडम को समझ के मैं NSD गया था। मुझे को थिएटर का प्यार इतना नहीं था जी, अच्छा, वो माहौल का प्यार था। और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उसके माहौल से ही सीखा है। मैंने सबसे ज्यादा वक्त NSD में मैं लाइब्रेरी में गुजारता था, बहुत पढ़ता था मैं। जी। यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आप लगातार कह रहे हैं मैंने इसके बाद सीरियस एक्टिंग की, मतलब सीरियस हुआ, और आपके भाई
जज हैं इलाहाबाद के, जाने माने जज। तो मेरे ये जो फादर थे जज। फादर मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है। अच्छा, ओके, पिताजी थे। तो तिग्मांशु जी, आपने बताया कि जो थिएटर में आजादी चाहिए थी वो आपके लिए खुली आजादी थी, घर में आने की रोक टोक नहीं। अक्सर होता है कि पिता खड़े होते हैं इंतजार में कि कब आओगे, डांट पड़ती है, फटकार होती है, और आपके पिता जाने माने जज इलाहाबाद। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं थी। जब मैं एनएसडी गया तो मेरे फादर गुजर चुके थे जी, बट मेरे घर में उस तरह की वो नहीं थी, मतलब बहुत छूट थी, बहुत ही लिबरल माहौल था। फिल्में देखते थे, मदर फादर दोनों, मुझको भी लेके जाते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो उस तरह का बहुत खुश नसीब हूँ कि एक तो इलाहाबाद में पैदा हुआ, दूसरे ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे आर्ट कल्चर को लेके बहुत छूट और डिस्कशन। मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे ज्यादा फिल्मों के बारे में जानते हैं। क्या बात है। और कोई डांट फटकार से जुड़ी हुई याद? मतलब उस तरह की डांट फटकार तो होती थी जो सभी घरों में होती, लेकिन ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा वो सब कभी नहीं था। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं एक गाना आपकी पसंद का। थिएटर के दिनों को याद करते हुए, एनएसडी के दिनों को याद करते हुए कोई गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, पंचम दा का, आ गले लग जा का, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा प्यार। जी, सुनते हैं यही गाना। मेरी जान वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ।
तिग्मांशु जी, गाने के बाद बताइए हमारे श्रोताओं को, फिल्म दिल से एक आपकी महत्वपूर्ण फिल्म रही है, मेरे ख्याल से उसमें आप को राइटर रहे डायलॉग्स, तो उसके बारे में बताइए, कैसे जुड़े आप दिल से? दिल से ऐसा मुझे लगता है कि बैंडिट क्वीन करने के बाद जब मैं बॉम्बे आ गया, बैंडिट क्वीन का बहुत नाम हो गया, मतलब शेखर जी को सडनली लोग एक अलग नजर से, वो मासूम मिस्टर इंडिया बना चुके थे, लेकिन उसको एक अलग नजर से देख रहे हैं। तो मणि सर भी, शेखर जी और राम गोपाल वर्मा, ये लोग भी दोस्त बने, सबके एक दूसरे का काम, और बैंडिट क्वीन। तो इन लोगों ने कंपनी बनाई बॉम्बे टॉकीज के नाम से, जिसमें पहली पिक्चर बनी दिल से। और शायद शेखर जी ने उनको रहा हुआ क्योंकि कोई राइटर, बिकॉज हिंदी में थी फिल्म, तो उनको चाह, हो सकता है शेखर जी ने रिकमेंड किया हो मेरा नाम। लेकिन मुझको इतना याद है कि जब एज ए डायलॉग राइटर बुलाया गया, तो एक और बॉम्बे इंडस्ट्री के बहुत बड़े सीनियर डायलॉग राइटर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भी बुलाया गया था, और हम दोनों को शायद एक ही सीन दिया गया था लिखने के लिए, इंटरवल का जो दिल से का सीन है, इसमें शाहरुख उठता है, देखता है मनीषा जा चुकी है और रेत पे कुछ लिखा रहता है, मैं भूल रहा हूँ क्या। तो मैं तो होटल की सीढ़ी बैठ के लिख रहा था, बड़े राइटर साहब पता नहीं कहाँ थे वो, सीन बड़े रिस्पेक्टेड, ग्रेट राइटर। अब दोनों का सीन देखा होगा और मुझे चुन लिया गया जी। तो मणिरत्नम की बहुत रिस्पेक्ट, आज भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं शेखर कपूर और मणिरत्नम के साथ मैंने काम किया। तो क्योंकि हिंदी कमजोर है मणि सर की, तो मैं शूटिंग के पहले दिन से ही सेट पे ही था, और डबिंग तक पिक्चर की मैं था, बिकॉज डबिंग करवानी थी हिंदी में। अब मैं एज ए राइटर में बैठ नहीं सकता था ना, कि मैं राइटर में कुर्सी दे दी ऐसे ही शाहरुख को, मेरे अंदर मुझे लगता है मैं अपने आप कितना लेजी थोड़ी हो। तो मैं इवेंचुअली उठ के कुर्सी से मैं मणि सर को असिस्ट करने लगा। क्या बात है। तो मैं ऑलमोस्ट मैंने पिक्चर में असिस्ट किया मणि सर को, जो डायलॉग वो देते थे, मैं एक्चुअली अंग्रेजी में लिखते थे, मैं उसका सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करता था, ये समझ के कि ये कैरेक्टर की जुबान इस तरह की होगी, इतना बोलेगा, ये वर्ड नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, उतना भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन अंग्रेजी में मणि सर लिखते थे, जिसको मैं हिंदी में करता। तो मैं ओरिजिनल राइटिंग नहीं है, वो ट्रांसक्रिएशन है, आप कह सकते हैं। दिल से फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद आप साझा करेंगे? मेरे ख्याल से गुलजार साहब का एक गाना है, गाना सुनकर आपने अपनी बेटी का नामकरण किया है, ऐसी कोई घटना है? आप बताइए हमारे श्रोताओं को। 98 की शुरुआत में, मतलब जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो दिल से का ये शेड्यूल था जैसे छैया छैया गाना शूट कर रहे थे लोग, कुछ सीन ट्रेन के थे जो कि साउथ में ऊटी की तरफ उन्होंने शूट किए थे, बट मैं उस शेड्यूल में जा नहीं पाया। तो एक ही दो सीन गाना था, क्योंकि मेरी बिटिया पैदा हो रही थी। उसके बाद हुआ ये कि पिक्चर बन गई, सब कुछ हो गया, तो मेरी बेटी भी पैदा हुई जून में, तो उसका नाम रखा गया श्रेयसी जी, श्रेयसी। तो उसके बाद म्यूजिक रिलीज हुआ दिल से का, म्यूजिक रिलीज फंक्शन हुआ, और म्यूजिक आप छैया छैया गाना आप समझ सकती है, क्रेज। तो सबको सीडी मिले, मैं भी सीडी लेके घर आया, मैंने वाइफ को मैंने कहा देखो गाने सुनो, तो उसमें गाना है ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, उसमें वो जान सी कहाँ है, और मेरी वाइफ ने कहा श्रेयसी नाम नहीं, इसका नाम जानसी रखेंगे, जानसी। क्या बात। तो उस गाने से, तो मैं कहता हूँ गुलजार साहब ने मेरी बेटी का नामकरण किया है, तो उसका नाम जानसी हो गया जी। तो ऐसी तमाम यादें जुड़ी रहती हैं। तो क्या यहाँ पर वो गाना सुनवाए हम श्रोताओं को? जी जरूर सुनाइए। वही गाना सुनते हैं, फिल्म दिल से। तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
बात कहती है बता रे शम्सी हवा कहती है बता वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है वो रोशनी कहाँ है वो जान सी कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रहे अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से पाखी 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 पर तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहट है तू है कहाँ कहाँ है तेरा निशान कभी आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रही आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से जाने माने निर्माता निर्देशक तिग्मांशु धूलिया से ममता सिंह की बातचीत अभी आपने सुनी। ये इस बातचीत का पहला भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज